हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंजलि गलानी। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो सबसे पहले मैं रिक्वायर्ड पोर्शन रीड करूंगी। तो देखो, इसमें लिखा हुआ है रिक्वायर्ड। दो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। द मटेरियल परचेज बजट। तो आपसे मटेरियल परचेज बजट पूछा है और दूसरा क्या पूछा है, वेज बजट फॉर द डायरेक्ट वर्कर्स शोइंग द क्वांटिटीज एंड द वैल्यू। ठीक है, तो परचेज बजट के लिए तो हमें आपको समझना चाहिए कि परचेज बजट इट मीन्स क्या, वो आपको इन वैल्यूज़ पूछ रहे हैं। तो हम दोनों भी क्वांटिटीज़ और वैल्यू दोनों में निकाल के बताएंगे। लेकिन वेज बजट के लिए आपको उन्होंने क्वांटिटीज़ और वैल्यू दोनों में आपसे पूछा हुआ है फॉर द नेक्स्ट पीरियड। ठीक है, तो आपको पीरियड ध्यान में रखना है। कौन से पीरियड के लिए, नेक्स्ट पीरियड। तो हम क्वेश्चन में पढ़ेंगे, जब हम पूरा क्वेश्चन रीड करेंगे तब हमें पता चलेगा कि नेक्स्ट पीरियड मतलब कितना पीरियड। ओके, तो अब मैं आपको क्या करती हूँ, फॉर्मेट दिखाती हूँ। अगर आपको याद होगा तो हमें मटेरियल परचेज बजट, ये मटेरियल परचेज बजट बनाना है और लेबर दैट इज वेज रेट बजट बनाना है। तो उसके लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होता है, सबसे पहली चीज़ जो रिक्वायर्ड होती है, स्टार्टिंग पॉइंट, वो है रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज रिक्वायरमेंट ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है, टू बी प्रोड्यूस्ड। तो वो हमें कैसे मिलते हैं, वो तो हमें मिलते हैं प्रोडक्शन बजट से। देखो, यही चीज़ हम यहाँ कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो नाउ अगर आपको क्वेश्चन में रिक्वायर्ड प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स नहीं दिया हुआ होगा तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, भले ही आपको रिक्वायर्ड पोर्शन में बजटेड प्रोडक्शन नहीं पूछा है, फिर भी हमें सबसे पहले यही निकालना पड़ेगा सो दैट हम ये हमारे मेन आंसर्स निकाल चुके। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहली वर्किंग हमारी क्या रहेगी, बजटेड प्रोडक्शन की। अगर इस क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया है ये वाला पार्ट तो ठीक है, नहीं दिया होगा तो सबसे पहली वर्किंग यही बनेगी। तो हम रीड करते हैं अब हमारा मेन क्वेश्चन। तो अब आपने क्या करना है ना, मैं आपको सबसे पहले ये दोनों फॉर्मेट्स रीड भी करवा देती हूँ। देखो, तो जैसे ही हमें रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन पता चल गया, नंबर ऑफ फिनिश गुड्स टू बी प्रोड्यूस, फिर मैं क्या करूँगी, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट, यानी कि ये एक फिनिश गुड बनाने के लिए मुझे कितना रॉ मटेरियल लगेगा उससे मैं मल्टीप्लाई करूँगी। तो मुझे रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, टोटल कंजम्पशन, इसे हम कंजम्पशन भी बोलते हैं, रिक्वायरमेंट भी बोलते हैं, यूसेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल मुझे पता चल जाएगी, उसमें मैं ऐड क्लोजिंग स्टॉक करूँगी, टोटल रिक्वायरमेंट पता चलेगी, लेस ओपनिंग स्टॉक किया तो क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल टू बी मैन्युफैक्चर सॉरी परचेज, रॉ मटेरियल टू बी परचेज, आई एम सॉरी, क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल टू बी परचेज आपको पता चल जाएगा। ओके, फिर आपने क्या किया, परचेज प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे पर यूनिट वाली, तो आपको टोटल बजट परचेज बजट मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। उसी तरीके से फिनिश गुड के केस में आपको उसी तरीके से डायरेक्ट लेबर के केस में आपको फिनिश गुड पता है, रिक्वायरमेंट ऑफ अगर फिनिश गुड की पता है तो हम नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट, एक यूनिट बनाने को कितना टाइम लगता है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल लेबर आवर्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब ये तो आवर्स है, आवर्स हैं। अब इन्हें मैं अगर रेट से मल्टीप्लाई करती हूँ, रेट पर आवर से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे डायरेक्ट वेजेस बजट मिल जाएगा। ओके, आई होप समझ आया होगा। तो हम रीड करते हैं अब हमारा मेन क्वेश्चन। तो आपने क्या करना है, जैसे जैसे हमें वैल्यूज़ मिलती है आपने सब्सटीट्यूट करते जाना है, या फिर हमें कुछ जैसे कि प्रोडक्शन बजट है वो बनाना है तो हम क्या करेंगे, उसे वर्किंग नोट में बनाएंगे, उसे मेन आंसर का पार्ट नहीं बनाएंगे। ठीक है, उसे हम वर्किंग नोट में बनाएंगे, बिकॉज रिक्वायर्ड पोर्शन में हमसे सिर्फ दो ही चीज़ें पूछी गई है, मटेरियल परचेज बजट और दूसरा है डायरेक्ट वेजेस बजट। ओके, तो अब रीड करते हैं, SIAM लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स टू प्रोडक्ट। तो टू प्रोडक्ट्स इन द सेंस दो फिनिश गुड्स है यूजिंग वन टाइप ऑफ रॉ मटेरियल, दो फिनिश गुड और रॉ मटेरियल कितने हैं, वन। इट मीन्स जब आप प्रोडक्शन बजट बनाओगे तो नंबर ऑफ कॉलम्स आपके कितने होंगे, दो होंगे। ठीक है, और आप जब रॉ मटेरियल परचेज बजट बनाओगे तब आपका नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे, वन होंगे। एंड वन ग्रेड ऑफ अ लेबर, और जो हमारा लेबर है ना वो भी एक ही ग्रेड का है, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, एक ही वर्टिकल कॉलम बनाएंगे डायरेक्ट वेज लेबर के लिए। ठीक है,
तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। तो देखो यहाँ पर सबसे पहला हमारा मटेरियल परचेज बजट है, तो हमने एक ही वर्टिकल कॉलम बनाया है। दूसरा है हमारा डायरेक्ट लेबर वेजेस बजट आप जिसको बोलते हो, इसके लिए भी एक ही वर्टिकल कॉलम है। उसके बाद वर्किंग नोट में आपको दिख रहा होगा परचेज बजट इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, तो वहाँ पर आपको 2 कॉलम्स दिख रहे हैं बिकॉज हमारे 2 फिनिश गुड्स हैं। ठीक है, उसके बाद रीड करते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है एज shown below is an extract from the company's working paper for the next period's budget। ठीक है, तो ये जो आपको एक्सट्रैक्ट दिया गया है ये किसका है, कंपनी की वर्किंग पेपर से लिया गया है फॉर द नेक्स्ट पीरियड बजट। ठीक है, और हमें बनाना भी कितने मंथ्स के लिए था, जो हमें मटेरियल परचेज बजट और वेज बजट बनाना था वो भी हमें क्या कहा था, नेक्स्ट पीरियड। इट मीन्स ये जो सारी डिटेल्स दी गई है ये नेक्स्ट पीरियड की है, तो हमें एज इट इज़ लेनी है। ठीक है, तो पर्टिकुलर्स दिया गया है बजटेड सेल्स इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। तो बजटेड सेल्स हमें कहाँ लगते हैं, प्रोडक्शन बजट बनाने वक्त। उसके बाद दिया गया है बजटेड मटेरियल कंजम्पशन पर प्रोडक्ट। ठीक है, तो पर प्रोडक्ट हमें कहाँ लगता है, देखो रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल पर यूनिट पर प्रोडक्ट उन्होंने बोला है, तो ये हमें यहाँ लगेगा। ये वाली जो इंफॉर्मेशन मुझे दी गई है 5 फॉर प्रोडक्ट है एंड 3 फॉर प्रोडक्ट बी। ठीक है, ये 5 एंड 3 जो है ये मुझे यहाँ यूज़ होगी। उसके बाद मुझे दिया गया है बजटेड मटेरियल कॉस्ट एट द रेट ₹12 पर केजी। तो मुझे मटेरियल कॉस्ट पूछिए, इतने में मैं परचेस कर लाती हूँ। तो जब आपका क्वांटिटी में परचेस बजट बन जाएगा तब आपको परचेस प्राइस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये परचेस प्राइस यहाँ काम आएगी मुझे। ठीक है, उसके बाद मुझे दिया गया है स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड पर प्रोडक्ट। अब ये आवर्स है स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड पर प्रोडक्ट, तो मुझे ये कहाँ काम आने वाले हैं, डायरेक्ट वेजेस बजट में। तो देखो यहाँ पर आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट के लिए मुझे कितने आवर्स लगेंगे, तो यहाँ मुझे ये इंफॉर्मेशन काम आएगी। और साथ ही साथ दिया गया है पर आपको दिया गया है बजटेड वेज रेट ₹8 पर आवर। ठीक है, तो रेट पर आवर मुझे कहाँ काम आएगा, ये मुझे काम आएगा यहाँ पर लेबर रेट। आपसे पूछा गया है ना, जब टोटल आवर्स पता चल गए तो वेज रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल डायरेक्ट वेजेस मिल जाएंगे। आपको समझ रहा होगा आई होप। आगे क्या दिया गया है, overtime premium is 50% and is payable if workers work for more than 40 hours a week। ठीक है, देर आर 45 डायरेक्ट वर्कर्स। तो इन्होंने बोला है ओवर टाइम प्रीमियम हम पे करेंगे 50%। तो देखो हमारा नॉर्मल जो वेज रेट है वो अगर 8 है तो हम प्रीमियम यानी कि ओवर एंड अबव दी नॉर्मल वेज रेट इसके अलावा यानी कि ₹8 तो आपको कंपलसरी देना ही पड़ेगा, वो तो हमारी नॉर्मल वेज रेट है। ये क्या बोल रहे हैं, ओवर टाइम, साथ ही साथ उन्होंने वर्ड क्या बोला है, प्रीमियम। ओवर टाइम वेजेस नहीं बोला है उन्होंने, ओवर टाइम प्रीमियम वर्ड बोला है। तो ओवर टाइम प्रीमियम मतलब ओवर एंड अबव दी नॉर्मल वेजेस। ओके, तो इसका 50% लेंगे, 8 का अगर आप 50% लेते हो तो आपको आएगा ₹4। तो इट मीन्स अगर कोई ओवर टाइम कर रहा है हमें नंबर ऑफ ओवर टाइम्स निकालने पड़ेंगे, ओवर टाइम्स आवर्स कितने हैं। ठीक है, तो उसको हम कितने वेज रेट से मल्टीप्लाई किया जाएगा, उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 12 से। 12 कैसे आया, 8 + 4। 8 हमारी है नॉर्मल वेजेस और 4 हमारा है ओवर टाइम प्रीमियम। ठीक है, तो देखो आप यहाँ पर जब आप रिक्वायर्ड लेबर आवर्स निकालोगे ना तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टोटल लेबर आवर्स आपको कितने रिक्वायर्ड हैं वो आपको यहाँ पता चल रहा है, और आपको क्वेश्चन में आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि मेरे पास अवेलेबल आवर्स कितने हैं। ठीक है, उसमें का डिफरेंस अगर आप निकालोगे तो आपको ओवर टाइम आवर्स मिलेंगे। तो ओवर टाइम को यहाँ जो ये मैं लेबर रेट से मल्टीप्लाई करती हूँ, ये तो नॉर्मल लेबर रेट है। जब आपको ओवर टाइम आवर्स पता चल जाएंगे तब आप उसे ओवर टाइम रेट से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा। अगर नहीं भी समझ आता है तब जब मैं मेन आंसर आपको दिखाऊंगी तब आपको ऑटोमेटिकली समझ आएगा, तो आपको कोई भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे लिखा हुआ है इफ़ द वर्कर वर्क्स फॉर
मोर देन 40 आवर्स अ वीक। तो उन्होंने हमें बता दिया है कि ओवर टाइम हम कब देंगे, वीकली उन्होंने देखो बताया है। अगर वीक में कोई वर्कर है वो अगर 40 आवर्स से ज़्यादा काम करता है तब ही क्या होगा, ओवर टाइम देना पड़ेगा। देयर आर 45 डायरेक्ट वर्कर्स, और हमें 45 वर्कर्स, देखो ये एक पर्सन की बात कर रहा है, एक वर्कर की बात कर रहा है कि एक वर्कर ने एक वीक के अंदर 40 आवर्स से ज़्यादा काम किया तो उसको हम प्रीमियम देंगे। लेकिन हमें तो टोटल निकालना पड़ेगा ना, तो उसके लिए उन्होंने हमें डायरेक्ट वर्कर्स की भी क्या दे दी, इंफॉर्मेशन दे दी कि हमारे पास टोटल 45 डायरेक्ट वर्कर्स है। तो आगे लिखा हुआ है द टारगेट प्रोडक्टिविटी रेशो और द एफिशिएंसी रेशो फॉर द प्रोडक्टिव आवर्स वर्कड बाय द डायरेक्ट वर्कर इज एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट इज 80%। इसका मतलब क्या है, देखो ये क्या बोला है, टारगेट प्रोडक्टिविटी रेशो। टारगेट, देखो वर्ड को अंडरलाइन करो, टारगेट प्रोडक्टिविटी रेशो। देखो हम ये क्या बना रहे हैं, हम ये बजट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो हमें ये जो इफिशिएंसी रेशो दिया गया है जिसको हम प्रोडक्टिविटी रेशो भी कहते हैं, तो ये हमें टारगेट इन द सेंस ये एक्चुअल वाला इफिशिएंसी नहीं है। जो एक्चुअल पीरियड होगा उसमें हो सकता है हमारी इफिशिएंसी रेट अलग हो। तो ये जो टारगेट प्रोडक्टिविटी मतलब ये भी क्या है, ये भी बजटेड है। हमने ये टारगेट किया है कि हमारा ये टारगेट है कि हमारा इफिशिएंसी रेशो कितना होता है, 80%। 80% का मतलब क्या होता है, देखो या तो आपको फॉर्मूला पता हुआ होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है इफिशिएंसी रेशो का, स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन एक्चुअल आवर्स। ठीक है, स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन एक्चुअल आवर्स। अगर फॉर्मूला किसी को याद नहीं भी रहता है तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो। ठीक है, तो मैं आपसे क्या रिकमेंडेट करूँगी कि आप ये क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर क्वेश्चन नंबर 28 तक आपको सारे जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो बजट रेशो से रिलेटेड मिलेंगे, जिसमें आपको एक्टिविटी रेशो, एफिशिएंसी रेशो और कैपेसिटी रेशो इन तीनों का डिस्कशन मिलेगा। और ऑलरेडी मैं वीडियोस डाल चुकी हूँ उनके कंसेप्ट के ऊपर भी। तो अगर वो आप कंसेप्ट समझ लोगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में ट्विस्ट सिर्फ इतना ही पैराग्राफ है, बाकी तो सारी डिटेल सेम ही है। ठीक है, तो इन्हें समझने के लिए आपको क्या करना है, पहले बजट रेशोज़ का कंसेप्ट की वीडियो जो है वो जाकर आपको पहले सुननी है। ओके, तो अब इफिशिएंसी रेशो, प्रोडक्टिविटी रेशो हमको दिया गया है 80%। साथ ही साथ इसका मतलब क्या है 80%, तो मैंने आपको बताया था वीडियो में, उस वीडियो में कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में, हमारा रेशो को फेवरेबल है या अनफेवरेबल है हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अगर रेशो आपका 100 से अबव है, 100 से अबव आता है तो वो आपका फेवरेबल है। हम अब इफ़िशिएंसी रेशो निकाल रहे हैं और 100 के अगर वो अबव रहता है तो फेवरेबल मतलब क्या, तो हम 100 के अबव आपका परसेंटेज रेशो दिया होता तो आपको उससे कहते हैं कि ये एफिशिएंट है, एक्चुअल में हम एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं। लेकिन अगर वो 100 के बिलो आता है, देखो हमारे क्वेश्चन में 80 है, तो 80 का मतलब क्या है, हम इनएफिशिएंट है, हमारे जो वर्कर्स है वो इनएफिशिएंट है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर हम जो ये लेबर आवर्स रिक्वायरमेंट निकालते हैं ना, ये रिक्वायर्ड लेबर आवर्स, तो पहले आपने फिनिश गुड्स लिए और आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट मल्टीप्लाई किया तो आपको रिक्वायर्ड लेबर आवर्स मिल जाते हैं। लेकिन अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपने देखा कि इस क्वेश्चन में आपको एफिशिएंसी रेशो दिया गया है और आपने ही आइडेंटिफाई किया है कि 80% 100 से बिलो है, इसका मतलब क्या है, हम इनएफिशिएंट है। तो ये जो मेरे बजटेड लेबर आवर्स है ना, तो इसमें मुझे और भी आवर्स ऐड करने पड़ेंगे और वो आवर्स क्या है, जो इनएफिशिएंसी का है। ठीक है, तो आपको
क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये कितने हैं, ये इसको आप 80% मानोगे। हमने कहा ना कि हमारे जो टारगेट एफिशिएंसी रेशो कितना है 80%, इसका मतलब ये 80% है तो 100% कितना हुआ आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज रिक्वायर्ड हमारे उतना ही होगा, इतने आवर्स लेबर्स लेंगे तभी जाकर वो 80% काम करेंगे। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन आंसर रीड करते वक्त वापस समझाने वाली हूँ, तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है अगर समझ नहीं भी आ रहा होगा। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, आगे लिखा है कि इन एडिशन द नॉन प्रोडक्टिव डाउन टाइम इज बजटेड एट 20% ऑफ द प्रोडक्टिव आवर्स वर्क। ठीक है, उन्होंने बोला है इस इनएफिशिएंसी के साथ साथ उन्होंने बोला है और भी हमारा क्या है, नॉन प्रोडक्टिव डाउन टाइम है। नॉन प्रोडक्टिव डाउन टाइम का मतलब क्या होता है कि हो सकता है आपका पावर चला गया तो या फिर और कोई भी रीजंस हो सकते हैं, मशीन में प्रॉब्लम आ गई, कुछ भी हो सकता है, रीज़न कुछ भी हो सकता है, तो उस रीज़न की वजह से क्या हो गया है आपका नॉन प्रोडक्टिव डाउन टाइम। इसका मतलब आपका टाइम ऐसे निकल गया जिसमें आपने प्रोडक्शन किया ही नहीं। नॉन प्रोडक्टिव डाउन टाइम इज बजटेड एट, तो देखो यहाँ पर भी टारगेट एफिशिएंसी के रेशियो के वक्त आपको टारगेट वर्ड बोला था, तो मैंने क्या बताया था, ये हमारा ये बजटेड यानी कि हम बजट कैलकुलेट करते वक्त हमने प्रोडक्टिविटी ये रेशियो निकाला, ये एक्चुअल वाला नहीं है। एक्चुअल में हो सकता है कि एफिशिएंसी रेशियो हमारा अलग हो, उसी तरीके से ये जो नॉन प्रोडक्टिव टाइम है ना, ये भी क्या है, बजटेड है। तो इन्होंने ये क्या किया है, बजट किया है कि ये 20% नॉन प्रोडक्टिव टाइम हो सकता है, ये एक्चुअल नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या किया, तो आगे मैं रीड करती हूँ, आगे लिखा है 20% ऑफ द प्रोडक्टिव आवर्स वर्क, प्रोडक्टिव आवर्स वर्क। तो यहाँ पर जो मैंने आपको क्या बोला था, ये 80% है तो आपको 100% निकालना पड़ेगा, मैंने बताया था। फिर 100% लेबर आवर्स आपको मिल जाते हैं, तो आपने तो देखो एक बार तो आपने इनएफिशिएंसी को आपने ऐड कर दिया, ये 80% थे तो 20% हमने जो इनएफिशिएंसी के आवर्स लगेंगे, बिकॉज देखो जो आप वेजेस पे करते हो ना, तो वेजेस सिर्फ आप प्रोडक्टिव आवर्स के पे नहीं करते हो, आपने जो नॉन प्रोडक्टिव आवर्स है उसका भी आप पे करते हो। आप कहोगे कि देखो 80% एफिशिएंसी बोला है, तो हम समझेंगे कि एक्चुअल स्टैंडर्ड मतलब कि मैं अगर 80% पर एफिशिएंसी पर काम कर रही हूँ तो 100% मेरा क्या होगा, एक्चुअल आवर्स मुझे 100 लेना पड़ेगा। तो अब आप ये नहीं बोल सकते कि मैं वेजेस जो पे करूँगी वो भी जितना एफिशिएंट काम किया है उसके लिए नहीं पे करोगे। आपको एग्जाम्पल देती हूँ, देखो आप आर्टिकलशिप जब करने जाते हो तो आप पूरा टाइम 100% तो काम नहीं करते हो। सपोज आप मॉर्निंग 10 to 7 o'clock तक गए इवनिंग में, तो आपने उसमें से आपने कितने आवर्स काम किए, लेट्स से आप है ना 5 आवर्स ही काम करते हो। ठीक है, तो अब आपको जो आपके बॉस है वो ये तो नहीं कहते ना कि आप 5 आवर्स ही आपको उसके ही आपको स्टाइपेंड मिलेगा, नहीं। आप जो नॉन प्रोडक्टिव आवर्स बैठे हो, आपने दूसरे आर्टिकल्स के साथ बैठकर गप्पे मारे होंगे, भले ही वो आप इनएफिशिएंट थे, उस वक्त आपने कोई काम नहीं किया, फिर भी आपको उसकी स्टाइपेंड तो मिलती ही है ना। तो उसी तरीके मैं कह रही हूँ कि ये जो हम आवर्स निकालेंगे वो तो हमारे क्या है, एक्चुअल में 80% एफिशिएंसी 80% वाले हमको क्या निकालना पड़ेगा, 100%। उसमें फिर हमें 80% नॉन प्रोडक्टिव डाउन टाइम भी ऐड करना पड़ेगा, फिर हमको एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ लेबर आवर्स पता चल जाएगी और उस पर आप वेज रेट क्या करोगे, वेज रेट अप्लाई करोगे। वेज रेट हम डायरेक्टली इस पर अप्लाई नहीं कर सकते इस क्वेश्चन में, समझ आया आपको। इस जगह पर 2 एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, एक तो इनएफिशिएंसी की और दूसरी है नॉन प्रोडक्टिव आवर्स की। अब आते हैं क्वेश्चन पे, आगे लिखा है देयर आर 12 5 days वीक्स इन अ बजट पीरियड। तो देखो आपको नेक्स्ट पीरियड बजट, यहाँ पर भी बोला था आपको वेज रेट बजट बनाना है फॉर द नेक्स्ट पीरियड, नेक्स्ट पीरियड के लिए वेज रेट बजट बनाना है, और यहाँ भी क्या बोला था, आपको बजट बनाना है फॉर द नेक्स्ट पीरियड। तो आपको नेक्स्ट पीरियड मतलब कितने वीक्स, कितने आवर्स, सॉरी कितने वीक्स, कितने मंथ्स, कितने डेज, वो तो पता होने चाहिए ना। तो उन्होंने वही बताया है, देयर आर 12
12 5 days वीक्स, ठीक है, इसका मतलब 12 वीक्स है हमारे, और एक वीक कितने डेज का है, 5 डेज का, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ डेज अगर आप निकाल सकते हो इससे, आप क्या करोगे, 12 वीक्स है तो 12 वीक्स इंटू 5 करोगे तो आपको नंबर ऑफ डेज जो मिलेंगे वो है 60 डेज। इसका मतलब हमारा बजट पीरियड जो है वो कितने का है, 60 डेज का है, ठीक है। तो 60 डेज इन अ बजट पीरियड, एंड it is anticipated that sales and production will occur evenly throughout the whole period। और हम ये assumption ले रहे हैं कि सेल्स और जो प्रोडक्शन है वो इवनली क्या होंगे, थ्रू आउट द पीरियड अकर होंगे, ओके। साथ ही साथ आगे लिखा हुआ है, इट इज एंटिसिपेटेड दैट स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। तो बिगिनिंग ऑफ द पीरियड का आपको स्टॉक दिया गया है, और स्टॉक में देखो प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी और साथ ही साथ रॉ मटेरियल, तो तीनों के हमें ओपनिंग स्टॉक दिए गए हैं। ओपनिंग स्टॉक हमें कहाँ लगते हैं, देखो यहाँ पर लेस करते हैं हम ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक आप रॉ मटेरियल का लेस करोगे, और फिनिश गुड का रॉ मटेरियल आपको जो लेस करना होगा, फिनिश गुड का सॉरी, जो आपको ओपनिंग स्टॉक, सॉरी ये क्लोजिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक जो लेस करना होगा वो यहाँ पे लेस किया जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों भी इंफॉर्मेशन आपको दे दी गई है। साथ ही साथ उन्होंने बोला है, फिगर्स मैंने नहीं रीड आउट की है, देखो ये यूनिट टर्म्स में फिनिश गुड है और ये रॉ मटेरियल केजी में दिया गया है। आगे लिखा हुआ है टारगेट क्लोजिंग स्टॉक। तो डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक देखो आपको क्या दिया गया है, एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एंटिसिपेटेड एक्टिविटी ड्यूरिंग बजट पीरियड्स आर। तो इसका मतलब आपको जो क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है ना, वो आपको कैसे दिया गया है, वो आपको डायरेक्टली यूनिट वाइज नहीं दिया गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना पड़ेगा। उन्होंने हमें डिटेल क्या दी गई है क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड, उन्होंने बोला है एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, किसके टर्म्स में उन्होंने एक्सप्रेस किया है, एंटिसिपेटेड एक्टिविटी ड्यूरिंग द बजट पीरियड्स आर। तो देखो प्रोडक्ट ए, बी एंड रॉ मटेरियल तीनों के लिए हमें क्लोजिंग स्टॉक लगता है, तो यहाँ पर दिया गया है 15 डेज सेल्स, ठीक है। तो देखो आपको क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन में ही आपको सेल्स तो पता है, देखो यहाँ पर आपको सेल्स पता है, तो सेल्स ये क्या है, आपको बोला है क्लोजिंग स्टॉक जो ए का है वो कितना है, 15 डेज सेल्स, ठीक है। आपने क्वेश्चन में देखा कि आपका टोटल बजट पीरियड जो था वो कितने डेज का था, ये वाली लाइन में अभी अभी जस्ट हमने देखा, तो हमने देखा 60 डेज का हमारा बजट पीरियड है। इट मीन्स ये जो सेल दिया गया है वो हमारा 60 पीरियड का दिया गया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1800 डिवाइडेड बाय 16 इंटू मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 15 डेज से, तो हमें क्या मिल जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक ए का मिल जाएगा। उसी तरीके से प्रोडक्ट बी के लिए क्या बोला हुआ है, प्रोडक्ट बी का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कितना है, 20 डेज सेल्स। तो आपका देखो ये जो सेल्स दिया गया है 2400, तो ये तो 60 डेज का है, हमारा बजट पीरियड ये कितने का था, ये डिटेल्स हमें बजट पीरियड यानी कि 60 डेज की दी गई थी, तो डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय मैं क्या करूँगी, 20 करूँगी, तो मुझे क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा। तो ये तो रही फिनिश गुड की बात। अब हमें ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक किसका चाहिए, रॉ मटेरियल का। तो रॉ मटेरियल के लिए उन्होंने क्या दिया गया है, 10 डेज ऑफ कंजम्पशन, ठीक है, 10 डेज ऑफ कंजम्पशन। अब देखो आपको इसके लिए कंजम्पशन निकालना पड़ेगा, और मैंने आपको बताया है कि कंजम्पशन किस तरीके से निकाला जाता है। देखो एक बार आप प्रोडक्शन बजट बना दोगे तो ये आपको प्रोडक्शन यूनिट्स यहाँ काम आएंगे, मल्टीप्लाई करोगे आप रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट से, तो आपको ये जो रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल है इसी को हम क्या कहते हैं, कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल या फिर यूसेज ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। तो उस केस में आपको ये जब फिगर मिल जाएगी तो इस फिगर को आप क्या करोगे, डिवाइडेड बाय 60 करोगे और मल्टीप्लाई किससे करोगे, कितने डेज बोला था कंजम्पशन का, कितने डेज, 10 डेज, तो डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे। आई होप आपको समझ आया होगा, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो देखो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में प्रोडक्शन बजट बनाना है, तो प्रोडक्शन बजट बनाने के बाद ही आप क्या कर सकते हो, मटेरियल परचेज बजट या फिर वेज रेट बजट
बजट बना सकते हो। तो सबसे पहले हमने क्या किया, वर्किंग नोट्स में आएंगे बिकॉज हमारी वर्किंग्स पहले बनेंगी। तो देखो प्रोडक्शन बजट बनाने के लिए हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक की डायरेक्टली फिगर नहीं बताई गई। आपका सिर्फ फोकस परचेज बजट, प्रोडक्शन बजट पर होना चाहिए। तो प्रोडक्शन बजट के लिए सेल्स तो मुझे क्वेश्चन में दिए गए हैं, ओपनिंग स्टॉक भी क्वेश्चन में दिया गया है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक नहीं पता है। तो सबसे पहली वर्किंग तो मैं क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करूंगी, फिर उसके बाद मैं क्या करूंगी, प्रोडक्शन बजट बनाऊंगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आओ, तो आपका पहली वर्किंग नोट जो आपकी बन रही है वो बन रही है कंपटीशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट ए एंड बी। तो सबसे पहले आपको दिया गया है बजटेड पीरियड ऑफ सेल्स, बजटेड पीरियड ऑफ सेल्स। तो आपको सेल्स देखो, जो बजटेड पीरियड है वो पीरियड मैंने आपको बताया था 12 वीक्स इंटू 5 डेज, कैसे हमने क्वेश्चन में दिया गया था, तो मैंने आपको वहीं पर कैलकुलेट करके बताया था 60 डेज हमारे आते हैं। तो अब आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या बोला था, प्रोडक्ट ए के लिए बोला था कि 15 डेज सेल्स, इसका मतलब ए का सेल्स 1800 यूनिट्स था। देखो हमें जो क्लोजिंग स्टॉक चाहिए ना वो इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स चाहिए, तो हमने सेल्स भी कैसे लिए हैं, इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स लिए हैं। तो 1800 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 15 किया, तो ये मुझे क्लोजिंग स्टॉक मिल गया प्रोडक्ट ए का। साथ ही साथ हमने अब क्लोजिंग स्टॉक बी का निकालना है, तो उसके लिए कहा गया था 20 डेज सेल्स। तो 20 डेज सेल्स, तो सेल्स आपने इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स लिए, बी के मल्टीप्लाई बाय 20 किया, डिवाइडेड बाय 60 किया, तो 800 यूनिट्स ये भी आपको क्लोजिंग स्टॉक मिल गए। फिलहाल हमने सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक किसका निकाला है, प्रोडक्ट ए एंड बी, दैट इज हमारे फिनिश गुड्स के निकाले गए हैं। तो उसके बाद आते हैं हमारा प्रोडक्शन बजट। तो प्रोडक्शन बजट देखो आपको क्वेश्चन में ही दिया गया है, आपको सेल्स जो दिया गया है इन यूनिट्स वो दिया गया है 60 डेज का। आपको क्वेश्चन में दिखा देती हूँ, देखो ये आपको सेल्स दिया गया है, ये सेल्स दिया गया है। इसी को हमने क्या किया था, डिवाइड बाय 16 इंटू मल्टीप्लाई बाय 15 या फिर 20 किया था, तो हमें क्या मिल गया था, हमें क्लोजिंग स्टॉक मिल गया था। अब हम प्रोडक्शन बजट बना रहे हैं, तो ये मेरा है सेल्स। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक आपको दिया गया था, ओपनिंग स्टॉक देखो ये लाइन में आपको दिया गया है 510 एंड 1200। तो एज इट इज़ हम कॉपी पेस्ट करेंगे। तो देखो 500 एंड ये ओपनिंग स्टॉक हम लेस करते हैं 510 एंड 1200। उसके बाद हम ऐड क्या करते हैं, ऐड किया जाता है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक ऐड किया जाता है क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक हमने ऐड कितना किया, 450 एंड 800। ये कहाँ से आया, वर्किंग नोट 1। तो देखो यहाँ वर्किंग नोट 1 में 410 एंड 800 ये यूनिट्स मैं आपको पहले ही कैलकुलेशन बता चुकी हूँ। अब बात आती है प्रोडक्शन बजट हमारा बन गया, तो अब हम बना सकते हैं हमारा मटेरियल परचेज बजट। ठीक है, मटेरियल परचेज बजट सबसे पहला है, तो इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटीज एंड वैल्यूज दोनों बनाना है। तो सबसे पहले अब आप क्या करते हो, आपने एक ही वर्टिकल कॉलम बनाना है बिकॉज हमारा रॉ मटेरियल एक ही है। ठीक है, तो अब नाउ आप क्या करोगे, आपके दो फिनिश गुड्स है ए एंड बी, और आपकी उसके प्रोडक्शन यूनिट्स आपको पता है, ये हमने फिगर्स कहाँ से लाई, प्रोडक्शन बजट से लाई। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 2 से हमने लेकर आए हैं। और अब आपको पता है हमें रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट कितनी लगती है, एक फिनिश गुड बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल कितना लगता है वो दिया गया है। उससे आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टोटल कंजम्पशन पता चल जाएगा, या फिर इसको आप टोटल रिक्वायरमेंट भी बोल सकते हो, टोटल यूसेज भी बोल सकते हो। एक बार आपको ये पता चल गया, अब आपको क्या करना है, मटेरियल परचेज बजट बनाना है इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स एंड वैल्यूज। तो आपको पता है इसमें हम क्या करेंगे, ऐड क्लोजिंग स्टॉक करेंगे, लेस ओपनिंग स्टॉक करेंगे। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा हमारा परचेज बजट। नाउ लेकिन आपको रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक तो दिया ही नहीं गया, आपको इंफॉर्मेशन क्या दी गई थी, 10 डेज ऑफ कंजम्पशन। ठीक है, 10 डेज ऑफ कंजम्पशन। तो अब ये आपको 14700 कंजम्पशन पता चल गया, तो आप क्या करोगे, डिवाइडेड बाय 60, ये 60 डेज का है, मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे 10। ठीक है, तो आप देखो मैं इसके लिए वर्किंग आपको दिखा देती हूँ। तो हमारी सेकेंड वर्किंग तक हमने डिटेल्स देख चुके थे। अब थर्ड वर्किंग नोट देखो, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रॉ मटेरियल। तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रॉ मटेरियल कितना था, 10 डेज ऑफ कंजम्पशन। अब मुझे कंजम्पशन पता चल गया है 14,700 केजीज डिवाइडेड बाय 60 डेज इंटू 10 डेज करूँगी, तो मुझे क्या मिल जाएगा 2450। ये क्या मिला मुझे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल मिल गया है। ओके, अब आते हैं हमारे
आंसर पर। तो देखो यहाँ रॉ मटेरियल कंजम्पशन तक हो चुका था, अब ऐड क्लोजिंग स्टॉक। देखो क्लोजिंग स्टॉक आपने वर्किंग नोट 3 में अभी अभी कैलकुलेशन दिखाया मैंने, तो आपने उसमें से लेस करना है ओपनिंग स्टॉक जो कि क्वेश्चन में ही दिया गया है 2150। तो आपको टोटल क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल टू बी परचेज्ड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, देखो आपका परचेज बजट बन गया। अब आपको क्या दिया गया था क्वेश्चन में, आपको परचेज प्राइस भी दी गई थी। तो देखो आपको मटेरियल कॉस्ट दिया गया था ना ₹12 पर केजी, तो उससे अगर आप मल्टीप्लाई करते हो ₹12 पर केजी से, देखो हमने 15,000 को मल्टीप्लाई किया तो मुझे परचेज बजट मिल गया इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। ओके मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में समझा रही हूँ। आपको अगर स्पीड इंक्रीज करके वीडियोस देखनी हो तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, इनेबल्ड है वो ऑप्शन, आप कर सकते हो। ठीक है, हर किसी की फ्रिक्वेंसी जो होती है, जो रेट हमने पढ़ा है ना, इसका में हम रेट पढ़ते हैं, तो रेट ऑफ फ्रिक्वेंसी जो मैं समझा रही हूँ और आपको जो समझ रहा है उसकी फ्रिक्वेंसी अलग अलग हो सकती है। तो आप अपनी स्पीड के अनुसार वीडियोस को इंक्रीज कर कर देख सकते हो। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो पूछा गया है वेज बजट फॉर डायरेक्ट वर्कर्स शोइंग क्वांटिटीज एंड वैल्यू फॉर द नेक्स्ट पीरियड। अब वेजेस बजट बोला है, तो वेज बजट के लिए मैंने भी क्या बताया था, वेजेस बजट के लिए सबसे पहले तो आपको प्रोडक्शन यूनिट्स पता होनी चाहिए, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस हमने ये वर्किंग नोट 2 से लिए, फिर आपने मल्टीप्लाई किया आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट। तो आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट आपको क्वेश्चन में देखो यहाँ दिया गया है, आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट किया तो मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया नंबर ऑफ टोटल आवर्स रिक्वायर्ड। ठीक है, ये हमने कहाँ तक कैलकुलेशन किया, देखो अगर हम डायग्राम के हिसाब से जाएं तो हमने मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आवर्स से किया, तो ये रिक्वायरमेंट ऑफ लेबर आवर्स पता चल गई। अब मैंने आपको बताया था इसमें आपको 2 एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, एक तो इनएफिशिएंसी की और दूसरा क्या है, दूसरा हमारा है नॉन प्रोडक्टिव आवर्स की। ठीक है, ये क्यों करनी पड़ेगी, बिकॉज मैंने आपको स्टाइपेंड वाला आर्टिकलशिप वाला एग्जाम्पल दिया था, बिकॉज वेजेस जो हम पे करते हैं, आपने 5 आवर्स एफिशिएंट वर्क किया तो आप वेजेस सिर्फ 5 आवर्स की नहीं पे करोगे, इन एफिशिएंट जो पीरियड आपने वेस्ट किया है, जो आइडल पीरियड है या फिर जो आपका नॉन प्रोडक्टिव पीरियड है जिसमें आपने फ्रेंड्स के साथ गप्पे मारे थे, उसका भी आपको स्टाइपेंड मिला था, उसी तरीके से लेबर को भी हम उसका भी वेजेस देंगे। तो आपको ये तो हमारा क्या है, एफिशिएंट टाइम है जिसमें हमने यूनिट्स प्रोड्यूस किए, आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 टाइमिंग्स ऐड करने पड़ेंगे, नॉन प्रोडक्टिव टाइम और नॉन एफिशिएंट टाइम। ठीक है, तो देखो हमें यहाँ पर मिल गया हमारे स्टैंडर्ड आवर्स फॉर बजटेड प्रोडक्शन। ठीक है, तो बजटेड प्रोडक्शन के लिए आपको यहाँ टाइम पता चल गया, तो अब आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर बजटेड प्रोडक्शन एट टारगेट एफिशिएंसी रेशो। तो वर्किंग नोट 4 दी गई है, तो देखो मैंने क्या बताया था, ये जो है ये हमारा क्या है 80% है, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि हमने ये कैसे आइडेंटिफाई किया कि हम इनएफिशिएंट है और हमें आवर्स ऐड करने पड़ेंगे, बिकॉज ऐड और लेस, नंबर ऑफ आवर्स ऐड करने हैं या लेस करने हैं, ये किस पर डिपेंड होगा, ये आपका डिपेंड होगा कि आप एफिशिएंट हो या इनएफिशिएंट हो। और एफिशिएंट एंड एफिशिएंट हमने कैसे डिसाइड किया, 100 से बिलो हमारा रेशो होगा तो हम इनएफिशिएंट है, तो इनएफिशिएंसी के आवर्स जो है वो हमें इंक्लूड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखो आपका वर्किंग नोट नंबर 4 पे अगर आप आओगे तो ये जो आपको 16700 आवर्स जो आपने निकाले थे, ये क्या है, ये 80% है, तो डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100 किया तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्चुअल आपने कितने आवर्स लेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर बजटेड प्रोडक्शन एट 80% एफिशिएंसी रेशो। अगर आप फॉर्मूला वाइज भी देखोगे ना, अगर किसी को कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहा है और फॉर्मूला वाइज देखना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है, देखो आपका एफिशिएंसी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स। ठीक है, स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स करते हैं, तो आपको ये एफिशिएंसी रेशो 80% दिया गया है, आपको क्वेश्चन में स्टैंडर्ड आवर्स 16700 दिया गया है, तो आप एक्चुअल आवर्स हमें कितने लगे वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो हमने वही किया, ये स्टैंडर्ड लेबर आवर्स दिए गए हैं डिवाइडेड बाय
80% किया तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक्चुअल आवर्स मिल जाएगा। देखो एक बार मैं आपको शो कर देती हूँ फॉर्मूला वाइज भी। देखो ये मेरा जो फॉर्मूला है ना, ये स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स, ये आपको दिया गया है 80%। तो स्टैंडर्ड लेबर आवर्स ये तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब यहाँ पर जाकर ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 80% और एक्चुअल आवर्स इस साइड आ जाएगा। तो एक्चुअल आवर्स मैं निकाल सकती हूँ, ठीक है। तो एक्चुअल मैंने क्या बताया था आपको, जो आप वेजेस पे करोगे ना, तो एक्चुअली आपने कितना टाइम आए थे उस पर पे किया जाएगा। अब ये वाले एक्चुअल को ना लोग स्टूडेंट्स जो है बहुत कंफ्यूज होते हैं। वो कहते हैं हम तो बजट बना रहे हैं, फिर हम ये वाली एक्चुअल फिगर क्यों ले रहे हैं। अरे बाबा ये एक्चुअल फिगर नहीं है, ये सिर्फ हम क्या निकाल रहे हैं, एक्चुअल टाइम हमने कितना लिया है, ठीक है, कि एक्चुअल टाइम कितना लिया है। हम ये वाली भी बजटेड वाली ही फिगर है, लेकिन हम बजटेड के अंदर हम कितना एक्चुअल टाइम लेंगे। देखो इसीलिए मैंने आपको ना वर्ड्स हाईलाइट कराए थे। यहाँ पर ये जो एफिशिएंसी रेशो और नॉन प्रोडक्टिव रेशो ये जो आपको दिए गए थे, यहाँ पर टारगेट वर्ड यूज़ किया था और यहाँ पर बजटेड वर्ड यूज़ किया था, ठीक है। तो इट मीन्स ये क्या है, दोनों भी बजटेड ही हैं। एक्चुअल में तो कोई और फिगर हो सकती है। आई होप आपको समझ आया होगा, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमने क्या किया, मैंने आपको तरीके बताए दो तरीक़ों से, एक तो लॉजिकली और एक फॉर्मूला वाइज आप इन लेबर आवर्स को किस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे 80% टाइमिंग दिया गया था, तो हमने 20% ऐड किया। इन शॉर्ट हमने क्या किया, ये 80% टाइमिंग था तो 100% टाइमिंग कितना ये हमने कैलकुलेट किया, ओके। उसके बाद अब ये तो एफिशिएंसी की बात हो गई, इन एफिशिएंट आवर्स भी हमने इसमें ऐड कर दिए। अब आपको नॉन प्रोडक्टिव डाउन टाइम जो दिया गया था, नॉन प्रोडक्टिव डाउन टाइम का भी आपको वेजेस देना पड़ता है, तो आपने उसे भी ऐड किया। तो आपको क्या मिला, 20% लेना है आपको इसका, ठीक है। 20% आपने इसका लिया तो आपको ये मिल गया 4175 मिल गया नॉन प्रोडक्टिव डाउन टाइम। ये सारे जो आपको दिए गए हैं ना, इन टर्म्स ऑफ आवर्स दिए गए हैं, ठीक है। तो टोटल लेबर आवर्स रिक्वायर्ड, अब ये लेबर आवर्स रिक्वायर्ड मुझे मिल गए। देखो नॉर्मली तो हम क्वेश्चन में सिर्फ यहाँ तक आते थे, लेकिन अब इस क्वेश्चन में दो हमारी एडजस्टमेंट हमने कर दी, ठीक है। तो अब हमें मिल गए टोटल लेबर आवर्स रिक्वायर्ड। अब इन लेबर आवर्स ये तो मुझे रिक्वायर्ड है, लेकिन क्वेश्चन में देखो मुझे दिया गया था कि एक जो वर्कर है, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स मुझे दिए गए थे 45 वर्कर्स। साथ ही साथ मेरा पीरियड कितने का था, 60 डेज। 60 डेज कैसे आया, 12 वीक्स इंटू 5 डेज। और एक वर्कर कितना टाइम काम करता है, 8 आवर्स काम करता है। देखो क्वेश्चन में 8 आवर्स काम करता है। उन्होंने क्या कहा था, देखो यहाँ उन्होंने लिखा था कि 40 आवर्स अ वीक काम करता है। इट मीन्स एक दिन में कितना काम करता है वो, 8 आवर्स। तो यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है 8 आवर्स, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, डे वाइज कैलकुलेशन कर रहे हैं। या तो आप डायरेक्टली कैसे कर सकते थे, यहाँ डे वाइज अगर कन्वर्ट नहीं करना है आपको, तो आप क्या करते, ये डेज को कैंसिल करके 45 वर्कर्स 12 वीक्स इंटू 40 करते थे, तो भी आपका आंसर सेम आएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय डेज से किया है, तो डेज में कन्वर्ट किया, तो आपको जो आप आवर्स लोगे, जितना वर्कर ने काम किया है, तो वो भी डे वाइज ले रहे हैं। अगर आप यहाँ डेज कंसिडर नहीं कर रहे हो, वीकली इंफॉर्मेशन कंसिडर कर रहे हो, तो यहाँ हम 40 से मल्टीप्लाई करते थे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो हमें पता है कि नॉर्मली हमारे लेबर्स इतना आवर्स काम करते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे रिक्वायर्ड कितना है, मुझे रिक्वायर्ड तो 21 मुझे रिक्वायर्ड कितना है, रिक्वायर्ड तो मुझे 25,050 आवर्स मुझे चाहिए थे। देखो अब आप बोलोगे हमारे ये वाले फॉर्मेट में तो ऐसा कहीं भी नहीं था, तो यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं था, हम नॉर्मल लेबर आवर्स से क्यों चेक कर रहे हैं, बिकॉज आपको मैंने बताया था हमारा जो वेज रेट है, वेज रेट में भी आपकी एडजस्टमेंट है। यहाँ तो आपकी दो एडजस्टमेंट थी ही थी, वेज रेट में हमारी क्या एडजस्टमेंट है, ओवर टाइम वेजेस की। वेजेस आपके दो लोगों के लिए अलग है, एक तो नॉर्मल वर्कर्स जो नॉर्मल आवर्स में काम कर रहे हैं उनके लिए वेज रेट अलग है, 8 रुपीज़ है, 8 रेट दिया गया है। और जो आपके ओवर टाइम जो करने वाले हैं उनको वेजेस कितने मिलने वाले हैं, उनको वेजेस मिलने वाले हैं 12 कैसे आया, 8 + 4 कहाँ से आया, 50% ऑफ 8 लिया था हमने, ओके। तो अब आते हैं
आपने ये देखो यहाँ पर टोटल लेबर आवर्स रिक्वायर्ड हमने निकाले थे, उसमें से अब नॉर्मल लेबर आवर्स निकाले तो हमें क्या मिल गया, डिफरेंस मिल गया। ठीक है, तो डिफरेंस मिल गया, तो ये डिफरेंस क्या है, ओवर टाइम आवर्स हैं। ओके, तो अब हमने यही मेरा जो लेबर आवर्स टोटल रिक्वायर्ड थे उन्हें मैंने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिए, एक तो ओवर टाइम और एक तो क्या है, नॉर्मल लेबर आवर्स। देखो नॉर्मल लेबर आवर्स और ये क्या है, ओवर टाइम आवर्स। ठीक है, अब आपने वेजेस से मल्टीप्लाई करना है, तो वेज रेट देखो आपको क्या दिया है, इसके लिए आपको 8 वेज रेट दी गई थी, तो ये आपको क्या मिल गया, वेजेस बजट इन टर्म्स ऑफ रुपीस मिल गया। और ये जो ओवर टाइम आवर्स दिए गए थे उसके लिए वेज रेट हम क्या लेंगे, 8+12, सॉरी 8+4। 4 कहाँ से आया, हमें दिया गया था क्वेश्चन में ओवर टाइम प्रीमियम इज 50%, तो 8 का 50% कितना होता है, 4। तो नॉर्मल वेजेस 8 तो हम पे ही करेंगे, साथ ही साथ 4 रुपीज़ एडिशनल पे करेंगे, तो आपको क्या मिल गया, 41,400 मिल गया। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको टोटल वेजेस पता चल गए। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में लेबर वेजेस बजट में ही मिस्टेक्स होती है। यहाँ पर आपको 2 एडजस्टमेंट दी गई थी, वेज रेट के केस में 1 एडजस्टमेंट दी गई थी। इस तरीके से आपको करना है। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक ये जो फॉर्मूला है, बेसिक हमारा जो ये फॉर्मेट है, ये अगर आपको ध्यान में होगा तो कोई भी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, आपका बहुत ज़्यादा टाइम दे रही हूँ, मैं आपको बहुत डिटेल एक्सप्लेन कर रही हूँ। आपको सिर्फ एक भी बार अगर आप ये वीडियो सुनते हो ना और आपको वो लॉजिकली समझ जाता है तो आपको दोबारा से इन्हें सुनने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आई एम डैम श्योर ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी है। ओके, लेकिन साथ ही साथ ये एक बात बोलूँगी कि सुनने से कोई काम नहीं होने वाला है, आपको रिटन प्रैक्टिस वंस एक बार तो भी करनी ही करनी है। ओके, आई होप आप लोग सब समझ रहे होंगे। थैंक यू सो मच। अगर ये आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो औरों को शेयर करें, जितना हेल्प कर सकते हो करो, किसी भी तरीके से हेल्प कर सकते हो तो हमें करनी चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि आप मेरे मेरे लेक्चर्स को शेयर करो, आप जो भी हेल्प कर सकते हो आपको फ्रेंड्स को किसी भी तरीके से, तो आप उन्हें हेल्प करें। ठीक है, चलिए बाय।